हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन सर निर्माण आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल बात भी किया था सिलेबस को लेकर, और सिलेबस में आपने देखा भी था, सिलेबस में हमने आपको बताया भी था कि सिलेबस के अंतर्गत टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, दोनों के सिलेबस के बारे में हमने चर्चा भी किया था। आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको सिलेबस की जानकारी वहाँ से पूरा डिटेल आपको मिलेगी। स्पेशली जो टीजीटी सोशल साइंस के रूप में मैं आपको जियोग्राफी सेक्शन लूँगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो भी हमारे पास टीम है। हिस्ट्री जैसा कि आनंद सर, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र जिसे आप कहते हैं, नागरिक शास्त्र जो है सोशल साइंस के रूप में इंद्रेश मौर्य सर लेंगे। तो आज मैं ज्योग्राफी के रूप में, सिलेबस के रूप में, हमने सिलेबस भी पहले आपको क्लियर कर दिया था। सिलेबस में हमने बताया भी था आपको, सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहला सेक्शन हमने स्टार्ट किया था, आपको बताया भी था फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत, फिजिकल जियोग्राफी हिंदी में आप इसे भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने 5 सेक्शन की बात की थी। अगर सिलेबस आप देखेंगे तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत 5 सेक्शन में सबसे पहले सेक्शन की जो बात हमने किया था आपको जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान में जैसे आप सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में भू आकृति विज्ञान न लिखकर बल्कि क्या लिखा है, स्थल मंडल लिखा हुआ है। क्या लिखा है, स्थल मंडल। तो ये जो स्थल मंडल लिखा हुआ है, स्थल मंडल जो लिखा हुआ है, इस स्थल मंडल का अध्ययन ही जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है, भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। तो हम लोग आज भू आकृति विज्ञान के विषय में समझेंगे भी कि भू आकृति विज्ञान है क्या। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास जो है हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगी। प्लस हमने आपको ये भी जानकारी दिया था कि पहले जो है थ्योरी सेक्शन की बात हम करेंगे। अभी आप ये भी समझ लीजिए कि जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा। थ्योरी प्लस ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी में ज्योग्राफी सेक्शन में थ्योरी से तो क्वेश्चन आते ही हैं, प्लस आपके लिए मैप भी आवश्यक है। मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैप को थ्योरी से आपको लिंक करना पड़ेगा। थ्योरी में जितने भी टॉपिक हैं थ्योरी को मैप से लिंक करना पड़ेगा। तो मैं आज थ्योरी पे भी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा और मैप पे भी चर्चा करना चाहूँगा कि मैप को किस प्रकार हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सेक्शन में हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। थ्योरी सेक्शन में हम पहले जियोमॉर्फोलॉजी यानी बेसिक टू एडवांस लेवल की बात होगी। ये ध्यान रखिएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल की बात होगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडवांस लेवल, जैसा कि आप जानते हो भी, अगर पवन सर का नाम आपने सुना होगा कि पवन सर बहुत डीप में ज़्यादा पढ़ाते हैं, ये तो बात सही है डीप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक क्लियर नहीं करता हूँ। बेसिक टू एडवांस लेवल आपका रहेगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ पुराने बच्चे हैं, टीजीटी पीजीटी पहले से तैयारी आप करते चले आ रहे होंगे तो वहाँ तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन नए जो बच्चे हैं जो प्रारंभिक स्टेज में हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो बेसिक मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी थ्योरी सेक्शन है, यहाँ भी आपका पहले मैं बेसिक क्लियर करना चाहूँगा, ताकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्या हो, क्लियर हो। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आपका आगे चलकर जो है मैं हाई लेवल जब पढ़ाऊँगा यानी डीप में थोड़ा टॉपिक को ले चलूँगा तो वहाँ आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक अगर आपका सही नहीं है तो हाई लेवल पर भी या डीप में भी आप अध्ययन करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। उसी प्रकार थ्योरी सेक्शन में नहीं बल्कि मैप में भी आज मैं आपसे बेसिक चर्चा करना चाहूँगा, बेसिक मुद्दों पर ही कि मैप में किस प्रकार मैप को हम लोग ले चलेंगे, मैप को किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए। अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन भी होता है
कि मैप में जो भी अध्ययन करते हैं वो भूल जाता है, या तो मैप में अगर आपको भूल रहा है तो मैप को तरीका क्या होना चाहिए कि आपको ना भूले। या तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, रटना शुरू करते हैं, और हम हर स्टूडेंट से यही कहते हैं कि रटना मना है, रटना आपको नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी। अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी, यानी आपको समझ विकसित करनी होगी, यानी आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक है, जब तक आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो पहले मैं बेसिक मुद्दों पर थोड़ी बात करता हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन पर, फिर उसके बाद मैपिंग सेक्शन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन को, और पढ़ने का क्या तरीका होगा ये भी आपको हमारी क्लास से लगेगा कि किस प्रकार बेसिक से मैं स्टार्ट भी करूँगा और आपको क्लियर भी होगा। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी आप नोट्स भी कर सकते हैं, नोट्स अपना बना सकते हैं आप धीरे धीरे क्लास में। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत तेज ले चलूँगा, आराम से आप नोट भी या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी हिंदी में भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जैसे आपके सिलेबस में देखेंगे तो भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, स्थल मंडल का। तो शब्द पे अगर जाएंगे तो जैसा कि देख रहे हैं भू शब्द, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। बहुत ही बेसिक है, अब इससे बेसिक क्या कहा जा सकता है। पहले आप भू आकृति विज्ञान को समझ लीजिए कि भू आकृति विज्ञान में करते क्या है। आकृति शब्द देख रहे हैं, तो आकृति का मतलब क्या है, स्वरूप। और किसके स्वरूप की बात हमने बताया, भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, स्थल मंडल का। किसके स्वरूप की बात होगी, तो स्थल के स्वरूप की बात होगी, यानी स्थल पर जो पर्वत, पठार, मैदान आपको देखने को मिल रहे हैं उनके स्वरूप की बात होगी। विज्ञान सब जुड़ा हुआ है, विज्ञान। विज्ञान कहते किसे हैं, क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन। क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन ही क्या है, विज्ञान है। यानी आप देख रहे हैं कि साइंस ही आपको क्या कह रहा है कि आपकी जो अध्ययन है, जो आपका स्टडी कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। यानी जब तक आप सिस्टम से अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे साइंस ही आपको सिखा रहा है कि किसी भी सिलेबस में या कोई भी विषय है तो उसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक को कहीं ना कहीं आपको सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमने पहले लेक्चर में आपको सिलेबस में दौरान बताया भी था कि सिलेबस में बिखराव है, कौन सा टॉपिक कहाँ दिया हुआ है ये आपको क्लियर नहीं है। लेकिन मैंने बताया भी था कि आपको जब मैं क्लास लूँगा तो आपको सिस्टमैटिक पढ़ाऊँगा। सिस्टम से पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा आपको कि टॉपिक से आपका जुड़ाव होता जाएगा। जैसे बच्चा रटने वाली जो प्रवृत्ति है बच्चे की, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। टॉपिक से जो जुड़ा होगा तो एक कहानी के रूप में चीज़ें आपके सामने आगे बढ़ती जाएंगी। जैसे आप मूवी देखते हैं तो क्रम से मूवी चलती रहती है और आसानी से आप देखते रहते हैं, कोई दिमाग लगाना नहीं है, सब चीज़ें आपके क्लियर सामने पर्दा बना रहता है, फिगर आपके सामने स्पष्ट रहता है। उसी प्रकार ज्योग्राफी सेक्शन में भी आप देखेंगे कि टॉपिक अगर सिस्टम से आपका चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा। टॉपिक एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, चाहे मैं आपको बेसिक लेवल पर पढ़ाऊँ चाहे एडवांस लेवल पर पढ़ाऊँ। तो भू आकृति विज्ञान आप देख रहे हैं कि भू आकृति विज्ञान है क्या। तो भू आकृति विज्ञान जैसा कि हमने बताया भी था किसके अंतर्गत है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हमने बताया भी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल की ही शाखा है भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान में करना क्या है, पृथ्वी के स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन करना है। अगर कोई पूछ रहा है आपसे या आप जानकारी जानना चाहते हैं या कोई आपसे जानना चाहता है कि भू आकृति विज्ञान कहेंगे किसे, तो आप बता सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। यानी किसका क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है, स्थल स्वरूप की बात हो रही है। यह ध्यान देना आपको, क्या बात हो रही है, स्थल स्वरूप की बात हो रही है। तो ये भी तो जानना चाहिए कि वह कौन से स्थल स्वरूप हैं जिनका अध्ययन जो है भू आकृति विज्ञान में क्रमबद्ध किया जा रहा है और तार्किक किया जा रहा है। तो बात हो रही है स्थल मंडल की, जल मंडल, वायुमंडल की बात नहीं हो रही है।
तो स्थल मंडल के स्थल स्वरूप की बात होगी, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी स्थलाकृतियां हैं जिनका अध्ययन क्रमबद्ध करना है, तार्किक करना है, वो भी किसमें, भू आकृति विज्ञान की पहली जो भौतिक भूगोल की जो पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी करना चाहें टॉपिक को आप नोट भी कर सकते हैं। तो भू आकृति विज्ञान आपको ये पहले क्लियर हुआ कि भू आकृति विज्ञान कहेंगे किसे, जिसमें स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन आप करेंगे। यानी जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल, इसी स्थल मंडल का आप अध्ययन किसमें कर रहे हैं, भू आकृति विज्ञान में कर रहे हैं। क्लियर है? स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। लिथोस्फीयर। अब स्थल मंडल कहते किसे हैं, थोड़ा सा भी यहाँ समझ लीजिए पहले, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी के बाद सतह से सेंटर की ओर जाने पर 3 परतें आपको देखने को मिलेंगी। मैं अभी बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूँ, पहला वीडियो आपका है टीजीटी पीजीटी के रूप में, तो बेसिक क्लियर रहेगा आपको, तभी आगे टॉपिक आपको समझ में आएगा। शुरुआत से बिल्कुल मैं चल भी रहा हूँ आपके लिए, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। तो पृथ्वी की बाह्य सतह, यानी जो ये सतह देख रहे हैं ये आउटर सरफेस है, पृथ्वी की बाह्य सतह। और पृथ्वी से बाह्य सतह की सेंटर की ओर जाते हैं तो 3 परतें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपरी जो परत है उसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में भूपर्पटी, दूसरी परत मेंटल के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे प्रवार कहते हैं। आंतरिक परत जिसे कोर या हिंदी में अंतरतम, अंतरतम या कोर भी आप कह सकते हैं इसे। यानी पृथ्वी के बाह्य सतह से आउटर सरफेस से जब सेंटर की ओर जा रहे हैं तो 3 परतें आपको देखने को मिल रही हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो क्रस्ट देख रहे हैं, अगर गहराई देखा जाए, पृथ्वी के बाह्य सतह से सेंटर की तरफ गहराई देखा जाए, अगर 0 किलोमीटर से लिया जाए, गहराई की बात कर रहे हैं, तो 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का भाग है। यानी 100 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक किसका भाग है, मेंटल का दूसरी परत। फिर 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर तक जो है आंतरिक कोर, यानी मेंटल के बाद, मेंटल के बाद कोर का जो विस्तार है कहाँ तक, 2900 से लेकर 6371। आगे चल के देखेंगे आप कि क्रस्ट को भी 2 भाग में, मेंटल को 3 भाग में, कोर को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में आगे बात होगी। लेकिन यहाँ समझना कि आपको स्थल मंडल कहते किसे हैं। तो जो क्रस्ट आप देख रहे हैं, जो भूपर्पटी देख रहे हैं, जिसे भूपटल के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे भूपटल या कहें कहीं इसी को पपड़ी भी किताबों में लिखा रहेगा, तो आप पपड़ी का मतलब यही समझिए, भूपटल या भूपर्पटी, इंग्लिश में क्रस्ट लिखा रहेगा, या हिंदी में ही देवनागरी लिपि में इसी को क्रस्ट लिख देगा। जो भूपटल जो देख रहे हैं, भूपर्पटी जो देख रहे हैं, यही क्या स्थल मंडल है, यही क्या स्थल मंडल है। यानी स्थल मंडल अगर परिभाषित करना हो तो आप कैसे करेंगे, क्रस्ट और मेंटल की ऊपरी परत, क्रस्ट और मेंटल की ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिसकी गहराई पृथ्वी के बाह्य सतह से लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है। उसी को क्या कर रहे हैं, स्थल मंडल कर रहे हैं। और इसी स्थल मंडल पे आपको क्या देखना है, वह कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं, यानी कौन कौन से स्थल स्वरूप हैं जिनका अध्ययन भू आकृति विज्ञान में क्रमबद्ध करना और तार्किक करना है। तो आइए देखते हैं कि वह कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। यानी पहली क्लास भी आपके लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अब ये देखेंगे हम लोग कि स्थल मंडल जिसका अध्ययन हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान में करेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं। इंग्लिश में इसे टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से लिथोस्फीयर के अंतर्गत टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी, जिसका अध्ययन आप भू आकृति विज्ञान में करेंगे।
तो स्थलाकृतियों के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। प्राथमिक स्थलाकृतियां, यहाँ से भी जो बेसिक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक यहाँ से भी पूछ दिया जाएगा कि प्राथमिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। द्वितीयक स्थलाकृतियों में किसे शामिल करेंगे, तृतीयक स्थलाकृतियों में किसे शामिल करेंगे। तो बेसिक तो क्लियर होगा ही, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। द्वितीयक स्थलाकृतियाँ, उसके बाद तृतीयक स्थलाकृतियाँ, द्वितीयक और तृतीयक स्थलाकृतियाँ। अब प्राथमिक जो स्थलाकृतियाँ हैं इसके अंतर्गत नोट करिएगा, प्राथमिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। आप जानते भी हैं मैपिंग सेक्शन में मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। आज मैप के बारे में भी थोड़ा बेसिक में क्लियर करूँगा आपको, ताकि मैपिंग और थ्योरी दोनों में साथ लेकर चलूँगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तभी आप मैप को थ्योरी से, थ्योरी को मैप से जोड़ पाएंगे। महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। प्राथमिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। तो महाद्वीप में 7 महाद्वीप जैसे हैं, महासागर में 5 महासागर आप देखेंगे। तो यानी महाद्वीप और महासागर को किसके अंतर्गत? प्राथमिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत। यानी महाद्वीप महासागर का अध्ययन जो है, महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, आप स्थल मंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे स्थलाकृतियों के रूप में। स्पेशली महासागर का अध्ययन जल मंडल के रूप में आप ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान में करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशनोग्राफी में। द्वितीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, इसको भी नोट करिएगा। द्वितीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान और झील को शामिल किया जाता है। माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, लेक को किस में शामिल कर रहे हैं? द्वितीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत। तृतीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत घाटियां, घाटियां एवं अन्य सूक्ष्म स्थलाकृतियां, घाटियां एवं अन्य सूक्ष्म स्थलाकृतियां। टॉपिक जब तक आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक चीज़ें अगर क्लियर नहीं होंगी तो आगे चलकर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए पहले मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो, क्लियर हो। यानी स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल के अंतर्गत जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, तो आप देख रहे हैं कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में शामिल किसको किया जा रहा है? महाद्वीप और महासागर को। द्वितीयक स्थलाकृतियों में पर्वत, पठार, मैदान, झील को शामिल किया जा रहा है। तृतीयक में घाटियां एवं अन्य सूक्ष्म स्थलाकृतियों को शामिल किया जा रहा है। क्लियर है? यानी ये जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो स्थलाकृतियां आप देख रहे हैं, इन्हीं स्थलाकृतियों का अध्ययन स्थल मंडल के अंतर्गत करते हैं। और इसी स्थल मंडल का अध्ययन हमने किस में बताया आपको? भू आकृति विज्ञान में करेंगे, भू आकृति विज्ञान। और अभी हमने आपको ये भी बताया कि भू आकृति विज्ञान कहेंगे किसे? तो भू आकृति विज्ञान हमने बताया भी, जिसमें पृथ्वी के स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। अब भू आकृति विज्ञान किसकी शाखा है? तो भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल की। कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर होगा तो पहली बात कि आपको रटना तो पड़ेगा नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्या होगा? क्लियर होगा। क्लियर है? यानी आप बोल सकते हैं कि भौतिक भूगोल की शाखा भू आकृति विज्ञान, जिसमें स्थल मंडल के अंतर्गत 3 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिनका क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? प्राथमिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा पर्वत किस प्रकार की स्थलाकृति है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन। तो आपको क्लियर रहेगा कि पर्वत, मैदान, पठार, झील, आगे चल के देखेंगे भ्रंश घाटी जो बनती है वो भी द्वितीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? तो अभी तो आपको ये क्लियर हुआ कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन इसकी उत्पत्ति भी जो होती है, प्राथमिक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति, द्वितीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति, तृतीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति जो होती है वह मूवमेंट के कारण होती है, संचलन के कारण होती है। ये भी थोड़ा सा देखना चाहेंगे आप, और मैं बताना भी चाहूँगा आपको कि आगे चलकर वो टॉपिक आपको मिलेगा भी। तो अभी तो ये क्लियर हुआ आपको कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। क्लियर है? तो अब ये तो आपको क्लियर हुआ कि प्राथमिक स्थलाकृतियाँ और द्वितीयक स्थलाकृतियाँ
और प्राथमिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत अभी आपने देखा महाद्वीप महासागर, द्वितीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत देखा आपने पर्वत पठार मैदान झील। तो प्राथमिक और द्वितीयक जो स्थलाकृतियां हैं, प्राथमिक और द्वितीयक जो स्थलाकृतियां हैं, इन स्थलाकृतियों की उत्पत्ति जो है जिस भूसंचरण के कारण होती है उसे अंतर्जनित भूसंचरण के नाम से जाना जाता है। अंतर्जनित भूसंचलन, अंतर्जनित भूसंचलन, इंडोजेनेटिक मूवमेंट, इंडोजेनेटिक मूवमेंट। इंडोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब आंतरिक क्षेत्र में जो हलचल हो रही है, आंतरिक क्षेत्र में जो हलचल हो रही है उसके कारण जो है, आगे चल के मैं जब टॉपिक आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, सागर नीतल प्रश्न हैरी हेस का जो 1960 में दिया था, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी बेसिक रूप में आप ये केवल समझ रहे हैं कि जो प्राथमिक द्वितीयक स्थलाकृतियां हैं, और प्राथमिक स्थलाकृतियां यानी महाद्वीप महासागर और द्वितीयक पर्वत पठार मैदान झील, इन स्थलाकृतियों की उत्पत्ति किस संचरण के कारण हो रही है? तो अंतर्जनित भू संचरण के कारण, यानी आंतरिक क्षेत्र में जो भू हलचल हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे ज्वालामुखी प्रक्रिया, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया अगर आंतरिक क्षेत्र से जो लावा बाहर निकल रहा है या आंतरिक क्षेत्र में वो बाह्य सतह में जमा हो रहा है, उसके द्वारा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पठार की उत्पत्ति होती है। यानी इंडोजेनेटिक मूवमेंट के अंतर्गत ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। जैसे भूकंप है, भूकंप भी आ रहा है तो वहाँ के कारण स्थलाकृतियों की उत्पत्ति, किसी स्थल का दब जाना, भ्रंश घाटी का निर्माण भूकंप के कारण। तो अंतर्जनित भू संचरण के अंतर्गत जो भी स्थलाकृतियाँ बन रही हैं तो वो कौन कौन हो रहे? प्राथमिक और द्वितीयक। जबकि तृतीयक स्थलाकृतियों की बात अगर होगी तो जैसे घाटियां एवं सूक्ष्म स्थलाकृतियों का जो निर्माण हो रहा है किसके अंतर्गत? तृतीयक जो स्थलाकृतियां हैं। तो तृतीयक स्थलाकृतियां जो अभी आपने देखा भी, तृतीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के लिए तृतीयक जो स्थलाकृतियां हैं इनकी उत्पत्ति के लिए जो भू संचरण के रूप में आपने देखा कि अंतर्जनित जो भू संचरण है वो प्राथमिक और द्वितीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तृतीयक स्थलाकृतियों के लिए बहिर्जनित भू संचरण, यानी पृथ्वी और वायुमंडल के मध्य जो क्रियाएं हो रही यानी जो बाह्य बल लग रहा है, बहिर्जनित भू संचरण के कारण जो है तृतीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होती है। बहिर्जनित भू संचरण, क्लियर है? बहिर्जनित भू संचरण। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, टॉपिक को आप नोट भी कर सकते हैं आराम से चीज़ों को, क्योंकि एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। आपने सिलेबस भी, और सिलेबस अब अगर आपको देखना हो सिलेबस तो आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा। सिलेबस पर भी मैंने विस्तृत चर्चा की है, कैसे मैं आपके टॉपिक को ले चलूँगा, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। यानी एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, बहिर्जनित भू संचरण, तो यानी बहिर्जनित भू संचरण के कारण तृतीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति हो रही है। तृतीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति, और तृतीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत मैंने बताया भी किसको शामिल करेंगे? घाटियाँ, यानी नदी अगर पर्वत से नदी अगर गुजर रही है, हिम नदी क्षेत्र से नदी गुजर रही है तो नदी के द्वारा कटाव होगा पर्वतों पठारी क्षेत्रों में, घाटी का निर्माण होगा। तो घाटियों एवं अन्य सूक्ष्म स्थलाकृतियाँ, घाटियाँ एवं अन्य सूक्ष्म स्थलाकृतियों को किसमें शामिल कर रहे हैं? तृतीयक स्थलाकृतियों में। और तृतीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति बहिर्जनित भू संचरण के कारण हो रही है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए? क्लियर। ये तो आपने समझा अभी तक केवल जो है कि भू आकृति विज्ञान में आपको करना क्या है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी भू आकृति विज्ञान यानी स्थल मंडल के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति का संबंध किससे है? अंतर्जनित भू संचरण से। वहीं तृतीयक स्थलाकृतियों की उत्पत्ति का संबंध किससे है? बहिर्जनित भू संचरण से। यहाँ का कॉन्सेप्ट आगे चलकर आप भू संचरण जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपको मिलेगा, अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट, तो वहाँ पे आपको डिटेल और थोड़ा चर्चा होगी। लेकिन आपको देख रहे हैं कि टॉपिक का लिंक जुड़ा होता जा रहा है, तो आप देखेंगे आगे चल के जिस प्रकार टॉपिक आप बढ़ते जाएंगे, आगे चल के पूरी ज्योग्राफी आपको क्या लगेगी? एक लगेगी। यानी ज्योग्राफी जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपको लगता है, कितना बड़ा सिलेबस है, इतने टॉपिक दिए हुए हैं, इतने बिंदुओं पर कैसे चर्चा होगी, तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ही छोटा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसको टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, इंटरलिंक
करना पड़ेगा। यही अंडरस्टैंडिंग का भी तरीका, तभी आपकी समझ भी क्या होगी, विकसित होगी। टॉपिक को एक दूसरे से जोड़िए। अभी हम लोग मैप की भी थोड़ी बात करेंगे कि मैप पर कैसे आपको अभ्यास करना है। मैप के लिए भी अब देखिए, ये तो थ्योरी सेक्शन की बात हुई कि कैसे, और आपको जियोमॉर्फोलॉजी में ये क्लियर हुआ आज कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी स्थल मंडल का अध्ययन जो है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी यानी स्थल मंडल जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैपिंग सेक्शन में, मैप में किस प्रकार हम लोग को अध्ययन करना है, तो आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि मैप भूलता है या मैप को रटना पड़ता है बहुत बच्चे। और मैप सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैप आखिर क्यों स्टूडेंट को रटना पड़ता है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है मैप में चलने का, वो आप फॉलो नहीं करते, इसीलिए मैप आपको भूल जाता है। तो वो मैं तरीका आपको बताऊंगा, तो उसी तरीके में जो आप चलेंगे, जैसे आप सोचते होंगे कि कभी पर्वत पढ़ लिया, पर्वत उठा लिया, कभी इच्छा की तो नदी, कभी इच्छा की तो बांध आपने उठा लिया, तो वैसे आपको अध्ययन नहीं करना। एक बार आप सिस्टमैटिक अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद आप चाहे जैसे अपने आप को अध्ययन करें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले, चाहे वो हम एशिया महाद्वीप स्टार्ट करें, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, चाहे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो, कोई भी महाद्वीप हो, सब महाद्वीपों का अध्ययन जो है इसी तरीके के आधार पर होगा। स्टेप फर्स्ट में नोट भी करिएगा इसको, इसी तरीके से हम आपको ले भी चलेंगे और बहुत ही विस्तृत अध्ययन भी होगा। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग मैप में कोई भी महाद्वीप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप। अब जो भी महाद्वीप स्टार्ट करेंगे, जैसे अफ्रीका महाद्वीप हमने स्टार्ट किया, तो पहले अफ्रीका महाद्वीप का परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा। जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने की बात हुई तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी जो है भू आकृति विज्ञान, उसका हम लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन के रूप में पहले ये तो समझा कि जियोमॉर्फोलॉजी है क्या। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी होगी, लेकिन पहले बेसिक आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसी आने वाली है उसको एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए बेसिक टू एडवांस लेवल अध्ययन करने के लिए। बहुत ही विस्तृत अध्ययन भी करेंगे हम लोग। और आप जैसा कि जानते भी होंगे कि अगर आप किसी भी टॉपिक को छोड़ कर जा रहे हैं एग्ज़ाम में तो कहीं ना कहीं वही से क्वेश्चन आ जाता है। तो कोई टॉपिक भी आपको छोड़ना नहीं है, पूरे सिलेबस को कवर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको ज़रूरी है। हमने पहले वीडियो में बताया भी था कि जो पुराने क्वेश्चन हैं उसको भी आपको सॉल्व करने हैं, प्लस टॉपिक पूरा अध्ययन, क्योंकि अब जो ट्रेंड है, अब रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या हर एग्जाम में कम हो रही है, नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए आपको पूरी टॉपिक पूरे सिलेबस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब कॉन्टिनेंट मैप के थ्रू जो स्टेप फर्स्ट में कॉन्टिनेंट की बात होगी। कॉन्टिनेंट के बाद, कॉन्टिनेंट यानी स्टेप फर्स्ट में ही कॉन्टिनेंट के बाद जो है हम लोग ये देखेंगे उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री, कौन कौन से कंट्री यानी देश की चर्चा, यानी उस महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, प्लस उसकी राजधानी भी हम लोग देख लेंगे वहाँ पर। और उस कंट्री के अंतर्गत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट, राज्य, स्टेट, राज्य, यानी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट उठाएंगे। कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कंट्री, स्टेट, राज्य, यानी स्टेप फर्स्ट में ये तरीका होगा आपका। पहले हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, उसके अंतर्गत जो देश होगा उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद स्टेट, राज्य की बात करेंगे। यदि उस महाद्वीप, उस देश में कोई भी शहर इंपॉर्टेंट है तो आगे चल के हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये स्टेप फर्स्ट में अभी क्या है, स्टेप फर्स्ट में कॉन्टिनेंट, कंट्री एंड स्टेट की बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आप देख रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में हम लोग किस प्रकार चलेंगे, क्लियर है। अब आइए स्टेप सेकंड में देखते हैं कि स्टेप सेकंड में हम लोग किस प्रकार चलेंगे। स्टेप सेकंड में नोट करिएगा, स्टेप फर्स्ट तो आपको क्लियर हुआ कैसे स्टेप फर्स्ट में चलेंगे। स्टेप सेकंड की बात आती है। स्टेप सेकंड चीज़ों को आराम से आप नोट भी करिएगा। स्टेप सेकंड के अंतर्गत ओशियन की बात होगी। कोई भी महाद्वीप है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से महासागर, यानी उसके पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन कौन से महासागर हैं उसकी चर्चा की जाएगी, क्लियर है। उस महासागर के अंतर्गत
कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से सागर हैं उसकी चर्चा की जाएगी। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपसे कहें कि बेरिंग सागर, बेरिंग सी, बेरिंग सागर, बेरिंग सी किस महासागर का भाग है? बेरिंग सागर, बेरिंग सी किस महासागर का भाग है? तो अगर आपको पता होगा कि बेरिंग सी जो है किस महासागर का भाग है, तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। क्लियर है। अगर आपको जानकारी है तब तो आप आंसर दे लेंगे, अगर जानकारी आपको नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको मैप आपको देखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी करनी है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तरीका आपको एक होना चाहिए। जब तक आपके पास किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक सही रणनीति, एक सही दिशा नहीं होगी तो आप पढ़ते रहेंगे, दिन रात मेहनत करते रहेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 10 घंटा 12 घंटा अध्ययन करते हैं, 16 घंटे तक अध्ययन करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा ही बोलते हैं। वो तो कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ें कि एग्ज़ाम निकल जाए। तो कितने घंटे पढ़ें एग्ज़ाम निकल जाए ये बहादुरी नहीं है, कैसे पढ़ें कि एग्ज़ाम निकल जाए। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कितना पढ़ें उस पर, मतलब कितना, जितना आप पढ़ रहे हैं। आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, आप 6 घंटे 8 घंटे ही अध्ययन कर रहे हैं, 4 घंटे ही आप अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो तरीका आपका सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और पूरी दुनिया से कट जाते हैं, और कटने के बाद सोचते हैं कि हम किसी से मिले जुले नहीं, बस अब अध्ययन करते रहें सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको कूप मंडूप नहीं बनना। आपको अन्य लोगों से भी मिलिए, अपने मित्रों से मिलिए, अपने सीनियर से मिलिए, अपने गुरुजनों से मिलिए, बातचीत करिए। तो आपको कहीं ना कहीं देखेंगे आपकी आप में अभी बहुत सी कमियां हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए, और आपको ये भी पता चलेगा कि अब तक एग्जाम आपका क्यों नहीं निकल रहा था। तो क्यों? क्योंकि एक सही दिशा, एक सही रणनीति की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टेप 2 में हम लोग ओशियन की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे। क्लियर है। और महासागर के अंतर्गत कौन कौन से सागर हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में भी आपने देखा, जैसे बेरिंग सागर किस महासागर के अंतर्गत? प्रशांत महासागर के अंतर्गत। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो ये स्टेप 2 का तरीका होगा कि स्टेप 2 में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 नोट करिएगा सभी लोग। स्टेप 3 की बात करते हैं। अब देखिए स्टेप 3 में, स्टेप 3 के अंतर्गत, स्टेप 3 में सबसे पहले हम लोग कोई भी महाद्वीप स्टार्ट करेंगे तो उसके अंतर्गत बे या गल्फ की बात करेंगे। बे या गल्फ, बे या गल्फ, बे या गल्फ, इसी को हिंदी में खाड़ी भी कह सकते हैं। बे या गल्फ या खाड़ी, इसी के यानी स्टेप 3 में ही हम लोग जल संधि का भी अध्ययन करेंगे। किसी भी महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सी जल संधियाँ पाई जाती हैं, स्ट्रेट्स का अध्ययन किया जाएगा। हिंदी में भी नोट करिएगा जल संधि। अब यहाँ बात आती है कि जल संधि कहते किसे, स्टेट्स किसे कहते हैं? तो जल संधि शब्द ही आपको देखने से लग रहा है, संधि मतलब जोड़, यानी जलीय भाग को जोड़ेगा। क्लियर। तो जल संधि का कार्य है 2 जलीय भागों को जोड़ना और स्थलीय भागों को अलग करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बेरिंग जल संधि है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे आप, तो बेरिंग जल संधि देखेंगे तो किसको अलग करेगा, किसको जोड़ेगा? तो स्थल को अलग करेगा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे यूएसए का एक अलास्का राज्य है, तो अलास्का राज्य को एशिया से अलग करेगा और जोड़ेगा किसे? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है बेरिंग जल संधि। तो हम मैप में आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक जो फंडामेंटल होना चाहिए, जो एकदम न्यू जो मजबूत करेगा आपका, वो आपका एकदम क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। प्लस आपका तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप यानी सिस्टमैटिक स्टडी आपकी होनी चाहिए, तभी आपके बेसिक और एडवांस लेवल के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब क्या होंगे? क्लियर होंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट भी आपका बनेगा तो आपको कॉन्सेप्ट आगे क्लियर भी होगा। यानी जल संधि आपको क्लियर होगा कि जल संधि, उसके बाद इस्थमस की बात होगी। इस्थमस,
स्थमस का मतलब क्या है? स्थल संधि। स्थमस का मतलब स्थल संधि। अब स्थल संधि क्या करेगा? दो स्थली भावों को जोड़ेगा और जली भाव को क्या करेगा? अलग करेगा। क्लियर? स्थल संधि के बाद इसी स्टेप थर्ड में ही नोट करिएगा, हम लोग द्वीप की बात करेंगे, आइसलैंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आइसलैंड यानी द्वीप। अब द्वीप कहते किसे हैं? द्वीप कहते किसे हैं? तो कोई भी स्थल खंड है, कोई भी स्थल खंड है, कोई भी स्थल खंड है जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो? जो चारों तरफ से जल से क्या है? घिरा हुआ है। क्लियर? जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, वही क्या है? द्वीप। तो स्थल खंड ये क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। क्लियर है? वही प्रायद्वीप किसे कहेंगे? जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, यानी द्वीप और प्रायद्वीप की बात। क्लियर है? द्वीप और प्रायद्वीप। तो अब ये आपको क्लियर हुआ कि आइसलैंड को हम लोग किस में शामिल कर रहे हैं? स्टेप थर्ड में। आइसलैंड के बाद ही हम लोग पेनिनसुला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। क्लियर है? यानी स्टेप थर्ड में जो आप देख रहे हैं, स्टेप थर्ड के अंतर्गत बे, गल्फ स्टेट्स, स्थमस, स्थल संधि, आइसलैंड, द्वीप, फिर पेनिनसुला, प्रायद्वीप की बात की जाएगी। क्लियर? प्लस हम लोग ये भी देखेंगे किसी महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से डिजर्ट मरुस्थल पाए जा रहे हैं। डिजर्ट मरुस्थल यानी जैसे आप देखेंगे कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल जो है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में भी है, बोत्सवाना में भी विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो कालाहारी मरुस्थल जैसे मिलेगा आपको सहारा मरुस्थल देखने को मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में सोनारन डिजर्ट, मोजावे डिजर्ट, फिर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में अटाकामा डिजर्ट आपको मिलेगा। पेरू, चिली के तटीय क्षेत्र में आपको डिजर्ट की बात। यानी आप देख रहे हैं स्टेप थर्ड में बे या गल्फ, फिर उसके बाद स्टेट्स जल संधि की बात हो रही है, फिर उसके बाद स्थमस स्थल संधि की बात, फिर द्वीप की चर्चा हम लोग करेंगे, फिर प्रायद्वीप की चर्चा, डिजर्ट की भी चर्चा की जाएगी। क्लियर है? तो ये स्टेप थर्ड में हम लोग ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि आपको रटने की आवश्यकता मैप में बिल्कुल न पड़े। बड़े ही विस्तृत अध्ययन भी होगा स्टेप थर्ड के बाद। स्टेप थर्ड के बाद आप देखिए स्टेप फोर नोट करिएगा। स्टेप फोर के अंतर्गत स्टेप फोर में हम लोग चर्चा करेंगे, माउंटेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? माउंटेन, पर्वत की बात करेंगे। क्लियर है? बहुत ही बेसिक मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, बार बार ये चर्चा नहीं होगी, एक बार आपको मैं गाइडलाइन कर दे रहा हूँ। इसी प्रकार मैं चूँकि क्लास भी लूँगा आपका, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पहले ये क्लियर होना चाहिए कि तैयारी किस प्रकार आपको करनी है मेरे साथ। क्लियर? माउंटेन हम लोग अध्ययन करेंगे। माउंटेन के बाद स्टेप फोर में नोट करेगा प्लेट्यू, पर्वत पठार। क्लियर? प्लेट्यू के बाद प्लेन की चर्चा हम लोग करेंगे, मैदान के बाद नोट करिएगा लेक, झील। क्लियर है? यानी पर्वत, पठार, मैदान, झील, एक क्रम से देख रहे हैं आप। लेकिन ये कब आएगा? स्टेप थर्ड के बाद आएगा। जब स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड जब पूरा होगा तो फिर हम लोग स्टेप फोर में आएंगे। चाहे वो कोई भी महाद्वीप हो, वो चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे यूरोप महाद्वीप हो, यानी तरीका क्या होगा बहुत ही बेसिक मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग मेहनत करेंगे ताकि आपका टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट होगा। इसी प्रकार जब आप बेसिक टू एडवांस लेवल जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या होगा? क्लियर होगा। क्लियर है? लेकिन पहले कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि वह स्टेप या वो तरीका क्या है, किस स्टेप के माध्यम से हम लोग चलेंगे। क्लियर है? तो आपने नोट किया।
नोट अगर ना किए हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर। मेरी क्लास जो है आपको ये भी काम करना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नोट्स वगैरह लेकर बैठिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। आप कोशिश करिए जब मैं बोलूँगा कि आज मैप भी चलेगा या इस दिन मैप चलेगा तो कोशिश करिए कि मैप भी आप साथ में लेकर बैठिए। बाकी तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा ही। अब देखिए स्टेप 4 के बाद आइए स्टेप 5 में बात करते हैं। स्टेप 4 तक कंप्लीट हुआ आपको कि स्टेप 4 में हम लोग को करना क्या है। स्टेप 5 में नोट करिएगा, स्टेप 5 में हम लोग रिवर की बात करेंगे, नदी की बात करेंगे, रिवर नदी की बात करेंगे। क्लियर है। और जब हम नदी अध्ययन करेंगे तो इसी रिवर के अंतर्गत जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि उस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। क्लियर है। प्लस उस नदी के अंतर्गत ही हम ये भी देखेंगे कि उस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जो शहर क्या है इंपॉर्टेंट है आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वह शहर किस लिए प्रसिद्ध है, ये हम लोग देखेंगे। प्लस नदी के मुहाने के समीप कोई पोर्ट है, पोर्ट बंदरगाह के रूप में काम कर रहा है। जैसे चाइना में आप देखेंगे, दक्षिणी चीन में आपको सिक्यांग नदी मिलेगी, यूनानी पठारी क्षेत्र से निकलती है सिक्यांग नदी। तो मुहाने के समीप आप देखेंगे हांगकांग शहर बसा हुआ, हांगकांग शहर, तो कहीं ना कहीं वो पोर्ट बंदरगाह का भी काम करता है। क्लियर है। यांग सिक्यांग नदी जैसे देखेंगे आप, संघाई शहर बसा हुआ है। तो नदियों के किनारे बंदरगाह भी आप देखने को मिलेगा, शहर भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे यांग सिक्यांग जो नदी है, यांग सिक्यांग नदी, अब देखेंगे कि मध्यवर्ती क्षेत्र में, उसी नदी के क्षेत्र में आप देखेंगे वुहान शहर बसा हुआ है चाइना, मध्यवर्ती चाइना के क्षेत्र में वुहान शहर, जो कोरोना अब देखे भी न्यूज़ में भी आपने देखा कि कोरोना वहाँ वुहान जो शहर है वहाँ के लैब से कोरोना भी निकला, सबसे पहले वुहान प्रभावित हुआ चाइना में। क्लियर। यानी सिटी, पोर्ट प्लस डैम नदी पर जो बनाया गया है उसकी चर्चा, यानी स्टेप 5 तक आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा मैप में, तब आप जो है अच्छी तैयारी कर पाएंगे और मैप में रटने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। क्लियर। टीजीटी पीजीटी की जो क्लासेस हैं आपकी टाइमिंग आपको क्लियर है। टाइमिंग अभी शाम को 6 बजे है। क्लियर। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इससे थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई है, लेकिन आपको 6 बजे ही क्लास मिलेगी। क्लियर है। और आज हम लोगों ने बेसिक चर्चा भी किया कि फिजिकल ज्योग्राफी में जियोम ऑफ लाइफ सेक्शन को हम लोगों ने देखा, जिसमें स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ उसको आपने देखा। प्लस मैपिंग सेक्शन हम लोग किस प्रकार अध्ययन करेंगे, आपने एक तरीका भी देखा कि मैप को हम लोग किस प्रकार लेकर चलेंगे। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद आप सभी।